हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे मेरे, आपको ध्यान ही होगा। आज अपन 2.4.2 से लवणों का पीएच यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे पढ़ाऊँ, आप मेरे पिछले वीडियोस को ध्यान से देखिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बच्चों, क्रियाकलाप 2.14, निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्रित कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण जो हैं वो उपलब्ध हों। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। इन लवणों को क्या करना है, हमको जल में घोलना है। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए, यानी मिनरल वाटर जो होता है, आश्रित जल, डिस्टिल वाटर, उसका उपयोग करना है। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग इनके पीएच के मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या उदासीन हैं। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। बच्चों, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम अम्ल भी प्रबल लें और क्षार भी प्रबल लें तो उसका पीएच जो बनेगा लवण का वह उदासीन यानी 7 होगा। ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तो उसका पीएच कैसा होगा, 7 से कम, यानी अम्ल की तरफ होगा, क्योंकि प्रबल कौन है, अम्ल है, क्षारक है दुर्बल, और तथा ये अम्लीय होते हैं। इसी तरह से इसका उल्टा देख लें हम, अगर क्षार प्रबल है, प्रबल मतलब मजबूत और तेज क्षार है, और दुर्बल अम्ल है, अम्ल अगर कच्चा है हमारे पास और क्षारक मजबूत वाला है, प्रबल है, तीखा है, तो उस लवण जो लवण बनेगा उसका पीएच कैसा होगा, क्षार प्रबल है तो उसका भी पीएच क्षारकीय ही होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा। अब है 2.4.3 साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। सोडियम क्लोराइड कैसा लवण है, उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में तो सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण और जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर नमक को पानी में घोल दें तो यह क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देता है। इसी को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। नमक को पानी में घोलने को ही कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो इसकी अभिक्रिया क्या हो गई, 2NaCl प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लोरीन गैस जो होती है एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद क्या हैं, उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। ये चित्र देख लीजिए, 2.8 है। ये क्लोर क्षार की प्रक्रिया का चित्र है
और इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। अब है दूसरा विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लें और उसका विद्युत अपघटन, उसमें बिजली का प्रवाह करें, विद्युत प्रवाहित करें, तो क्लोरीन गैस बनेगी। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए करते हैं। यानी क्लोरीन गैस जो बन गई, इससे क्या बनाते हैं? विरंजक चूर्ण बनाते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये जो CaOCl2 विरंजक चूर्ण है ना, इस पर प्रश्न आता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसके उपयोग लिखिए और कैसे बनता है। यद्यपि इसका वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। तो बच्चों, इसकी अभिक्रिया है CaOH प्लस Cl2 एरो CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण बन गया। इस विरंजक चूर्ण पे प्रश्न अवश्य ही आता है। क्या होता है विरंजक चूर्ण और उसके क्या उपयोग है, अभी आपको समझ में आएगा। विरंजक चूर्ण के उपयोग। पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। बच्चों, विरंजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कलर उड़ाना, रंग उड़ाना। विरंजन यानी रंजक तो कहते हैं कलर को, वी मतलब हटाना। तो कुछ कपड़े होते हैं जिन पर अलग अलग रंग लग जाते हैं, तो उनका कपड़ों के रंगों के धब्बे हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। किसी भी चीज़ का कलर उड़ाने के लिए इसे डी कलरिंग एजेंट भी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर कलर उड़ाना हो, हमें उस पर कोई रंग लग गया हो और उड़ाना हो हमें, जैसे कागज़ उद्योग होता है, कागज़ की फैक्ट्री में जो होता है, उसको जो सोल्यूशन बनता है उसका कलर अगर हमें ख़त्म करके उसको कलर लेस बनाना हो तो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। इसका वस्त्र उद्योग में भी उपयोग होता है और कई रासायनिक उद्योगों में, केमिकल फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, उद्योग यानी बच्चों फैक्ट्री, तो उद्योग में एक उपचायक के रूप में काम आता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी जो पीने वाला जल हम पीते हैं उसमें अगर ये विरंजक चूर्ण मिला दें तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पानी एकदम साफ हो जाता है। उसमें कोई गंदगी भी होती है, उसका कलर उड़ जाता है। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, ये जो बेकिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है, इन पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ आती हैं, तो इनके सूत्र और ये कैसे बनते हैं, इनकी अभिक्रियाएं याद अवश्य कर लेना बच्चों। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने का मीठा सोडा। लड़कियां तो अवश्य जानती होंगी, जो मीठा सोडा होता है हम लोग क्या करते हैं, इसे पकोड़े इत्यादि में डालते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी करते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये भी NaCl यानी नमक से बनता है। NaCl यानी नमक प्लस H2O यानी जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, तो इससे एरो बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अपना बन गया बेकिंग सोडा। इसका सूत्र भी याद कर लेना, इस पर टिप्पणियाँ आती हैं छोटी छोटी। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में करते हैं? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। यानी जो मीठा सोडा है या बेकिंग सोडा है, इसके pH क्या होते हैं? इसका pH क्षार की तरफ होता है और ये अम्ल को उदासीन करने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। यदि इसे गर्म करते हैं तो NaHCO3 ऊष्मा यानी गर्म करा, तो गर्म करा बना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, H उड़ गया बीच में से और H उड़ के जल बन गया H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। क्या उपयोग है इसके? पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडा, जो बेकरी की फैक्ट्रियाँ होती है ना, केक वगैरह बनते हैं, वहाँ पर बेकिंग सोडा काफ़ी उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका वैज्ञानिक नाम है। एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है।
जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं या जल में मिलाते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 प्लस H प्लस एरो CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया या फुलाया जाता है और इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। बच्चों, ये जो अभिक्रिया थी, आप इस अभिक्रिया में देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो है, इसको अगर गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो जहाँ बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, जैसे ब्रेड में डाल दिया, तो वो फूलने लगती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। निकलने से वह ब्रेड और पाव क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संगठन है, यानी अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो भी बेकिंग सोडा को पानी में घोल के हम पी सकते हैं। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। और तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक बच्चों, कहीं पर आग लग जाती है तो सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, तो उन सिलेंडरों में भी बेकिंग सोडा अम्ल के रूप में इसको रखते हैं ताकि वो अग्नि लगी हुई बुझा सके। अब धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, ये धोने के धावन सोडा भी इसको कहते हैं। तो आपका इसकी टिप्पणी आती है कि धावन सोडा पर टिप्पणी लिखिए, बेकिंग सोडा पर लिखिए या फिर विरंजक चूर्ण पर लिखिए। तो अपने को इन सब के सूत्र याद रखने हैं। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं, इसे भी किससे प्राप्त करते हैं, नमक से। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। ये क्षारकीय लवण क्यों है तो ये लवण ही, लेकिन इसमें क्षार के गुण ज़्यादा हैं। इसका है सूत्र Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है प्लस 10H2O एरो Na2CO3.10H2O। ये सिंपल सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। 10H2O क्या दर्शाता है यहाँ पर, यह दर्शाता है कि Na2CO3 में जल की मात्रा, जल के 10 अणु हैं। इसका हम जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी रसायन है, यानी फैक्ट्रियों में ये काफ़ी काम आता है। अब है धोने के सोडे के उपयोग। आप सभी को मालूम है जो कपड़े धोने का सोडा होता है किस किस काम आता है। पहला इसका उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज़ की फैक्ट्री यानी उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। बोरेक्स बनाते हैं तो इसी से बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग है घरों में साफ सफाई के लिए होता है। यह जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। अब है 2.4.4 क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं। तो बच्चों इसके लिए क्रियाकलाप 2.15 करेंगे। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं और ये कहाँ से आई। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। क्या आप प्रेक्षण करते हैं क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। बच्चों चित्र है क्रिस्टलन जल का हटाना। ये एक परख नली है। इस परख नली में क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है और ये कॉपर सल्फेट जब गर्म होता है तो जल की बूंदें परख नली पर आ जाती हैं, यानी इसमें जो जल था वह उड़ जाता है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है। इसमें कौन सा जल होता है, क्रिस्टलन जल। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और जल हटने से लवण का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद, और जल जोड़ने से वापस इसका नीला रंग वापस आ जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं, वापस अगर उसमें जल डालेंगे तो वह वापस कैसा हो जाएगा, नीला। तो गर्म करने पर सफ़ेद हो जाता है और पानी डालने पर वह नीला हो जाता है। कौन, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। अब है बच्चों लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये क्रिस्टलन जल की परिभाषा है, इसे याद कर लीजिएगा आप। जो भी लवण होते हैं, लवण यानी कि जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि,
इनमें लवण के में जितना जल होता है, एक निश्चित अनुपात में जल के अणु होते हैं, तो उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं और जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? आर्द्र मतलब यह कि गीला होता है जल की तरह। हाँ बिल्कुल, इसमें जल की मात्रा होती है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं और इसका सूत्र होता है जिप्सम का। इस जिप्सम का भी प्रश्न आता है बच्चों। इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं कि जिप्सम क्या होता है। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 आधा अणु जल का H2O बनाता है। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये जिप्सम ही होता है बच्चों। तो जिप्सम में से अगर जल को उड़ा दें और आधा ही अणु जल का रखें यानी CaSO4, तो यह क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने पर करते हैं। आपने देखा होगा, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे की या बड़े की हड्डी टूट जाती है, हाथ की या पैर की, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको सफ़ेद पट्टी लगा देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहते हैं, ये लगाकर उसको पैर को बांध देता है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये सूत्र होता है CaSO4.1/2 आधा जो इसमें अणु होता है H2O जल का होता है प्लस 1.5 यानी 1.5 अणु जो होता है H2O जल का होता। अगर इससे जोड़ दिया जाए जल और, तो बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा .2H2O। इसमें जल के 2 अणु जुड़ जाएंगे तो यह जिप्सम बन जाएगा। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल जल के रूप में जुड़ा हुआ होता है। ये जल का जो आधा अणु है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़ा होता है क्रिस्टल जल के रूप में। और जल का आधा अणु प्राप्त कैसे होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना बनाने के लिए करते हैं। आजकल POP की दीवारें भी बनती हैं बच्चों। दीवारों पे जब POP से फॉल सीलिंग इत्यादि बनती है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, ये था अपना पाठ 2। इस पाठ को उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आप एक बार और इनके वीडियो को देखिए और अच्छी तरह जब पाठ समझ में आ जाएगा बच्चों, इसके मैं प्रश्न उत्तर के वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आगे मिलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक बाय बाय बच्चों।